और अर्जुनपुर के बीच में रामगंगा नदी पर एक पांटून पुल बना। 40-42 साल उस पुल को बने हुए हो गए और हर वर्ष उसमें कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। बराबर उसकी मांग होती रही है कि उस पर पक्का पुल बनाया जाए। तो महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि रामगंगा नदी पर बड़ा गांव और अर्जुनपुर के बीच में एक पक्का पुल बना दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, ठिकाना है हमारा वही खंजरसूत्र.com का और कार्यक्रम है होस्ट एंड दोस्त। आज के हमारे जो दोस्त हैं वो हैं हरदोई से सवाईशपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के अब 2 बार के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी। ये सन 1991 से भारतीय जनता पार्टी का परचम उठाए हैं। तब से उठाए हैं जब शायद गिने चुने लोग ही भारतीय जनता पार्टी का परचम उठाए। और आपका दोस्त होस्ट मैं यानी अभिनव। स्वागत है आपका विधायक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। हमारा कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपसे एक दोस्त की तरह ही बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज आप इस समय विधायक नहीं और हम कोई पत्रकार नहीं। जी, जी। हम दोनों आप दोस्त हैं। दोस्त तो वैसे हम लोग कई सालों से। जी हम लोग दोस्त हैं, बहुत सालों से। जी। तो शुरू करते हैं। हमको जो जानकारी शुरू में मिली थी कि आप और आपके जो छोटे वाले भाई हैं, जिनको हम लोग प्यार से सेनानी भाई साहब जी जी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे जी जी लखनऊ में। जी। फिर अचानक से कुछ हुआ और आप लोग वापस आ गए और नेता बन गए। तो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला व्यक्ति चाहते तो डीएम एसपी सब बन जाते हैं। आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बताया गया जैसा, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही थी आपकी। तो फिर राजनीति में जितना संघर्ष भी आप लोग देखते होंगे, कितना संघर्ष करना पड़ता है। हाँ जी, संघर्ष तो बहुत है। तो ये कैसे विचार आया, मतलब क्या हुआ था ऐसा कि सिविल सर्विस की तैयारी करते करते आप लोग फिर क्षेत्र में आ गए, राजनीति करने लगे? जी ऐसी कुछ परिस्थितियां थी कि हम सब लोग, हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। और चूंकि यहाँ पर हरदोई में बड़ा ज्यादा उस समय गुंडागर्दी थी और बहुत ज्यादा ये था, पढ़ाई के प्रति लोगों को ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। उनका यहाँ के लड़कों के साथ रहोगे तो बिगड़ जाओगे, तुम लोग बाहर आके पढ़ो और अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोनों भाई। अचानक 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 13 सितंबर को, और उसमें मुलायम सिंह जी सत्ता में थे। उन्होंने हल्ला बोल का एक कार्यक्रम दिया। तो हल्ला बोल का कार्यक्रम हुआ और उसमें हमारा गांव छोटा सा गांव ही था, उसमें भी दुकानदारों को बहुत मारा पीटा गया। जिन्होंने दुकानें उस दिन खोली थी उनकी दुकानें लूट ली गई। सवाजपुर में पैसे लूट लिए गए और पुलिस लगातार उन लोगों को संरक्षण दे रही जो लोग लूट रहे थे। पुलिस कड़ी मूक दर्शक बनी रहती थी, प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक बने खड़े थे, दुकानें सामने लूट रही थी। तो उस दिन हम तो बाहर थे, हम तो पढ़ ही रहे थे और छोटा वाला भाई मेरा घर पे आया था छुट्टियों में। तो सारे दुकानदार दौड़ के घर पर आए। उन्होंने कहा भैया इस तरीके से हमारी दुकानें लूटी गई, हमको मारा पीटा गया और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। तो उसने जाके वहां लोगों को मना किया कि इनकी दुकानें मत लूटो, ये तो छोटा गांव है, यहाँ बंद करा के कौन सा मैसेज देना चाहते हो, बड़े शहर बंद कराइए। और गरीब दुकानदारों को छोटी मोटी उनका व्यवसाय है तो उनकी दैनिक खर्चा इसी चलता, रोजी रोटी चलती। शाम को जब वो 10-20-50 रुपए कमा लेते हैं उसी से वो शाम को उनको रोटी मिलती। लेकिन वो लोग माने नहीं, तो उसपे झगड़ा हो गया। दुकानदारों उसने मना किया तो पुलिस भी विवाद करने आ गई उन लोगों की तरफ से, गुंडों को जो सपा के कार्यकर्ता थे। तो हमारी लोगों की तरफ से बहुत जन समर्थन था। झगड़ा हुआ, लोगों ने पुलिस को मारा और पुलिस के हथियार छीन लिए। पुलिस ने कुछ हम लोगों को बंद कर लिया। जैसा मतलब दोनों तरफ से बहुत बड़ा दंगा हुआ। फिर क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए, करीब 10-15 हजार लोग इकट्ठे हो गए। शाम तक पूरा बंद रखा। बड़े विवाद की स्थिति पैदा हुई, बहुत बड़ा विवाद हुआ और आग को आगे कर दिया लोगों ने। जी। तो उसमें फिर ये हुआ कि क्षेत्र में कोई नेता था नहीं, बाहर के लोग विधायक बन जाते थे जो चुनाव में क्षेत्र में देखने नहीं आते चुनाव के बाद। तो लोगों ने कहा अब आप लोग उसको किसी तरीके से होकर मामला शांत हो गया, निपट गया। तो लोगों ने कहा अब आप लोग राजनीति में आइए, बिना आप लोगों को देखे क्षेत्र में कोई भी हम लोगों को शांति नहीं हो पाई, हम लोगों को कोई मदद नहीं करेगा। तो मजबूरी फिर हम लोगों को फिर भी मन नहीं हुआ कि राजनीति तो बहुत गंदी चीज है और इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए। राजनीति संघर्ष बहुत जी। लेकिन फिर लोगों को दबाव इतना ज्यादा पड़ा। तो 1995 में ब्लैक प्रमुखों का चुनाव हुआ, पहली बार महिला सीटों का आरक्षण हुआ। तो मेरी माँ को लोगों ने कहा लड़ाइए, तो उनको लड़ाया। फिर गन्ना समिति का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था। गन्ने किसानों की पर्चियां फाड़ दी जाती थी, उनका गन्ना नहीं खरीदा जाता था। सब दबंग लोग थे, वो गन्ना अपना आने पर दाम किसानों से खरीदते थे। तो उसमें भी गन्ना समिति जो चुनाव उसमें बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो जो लोग उस समय सत्ता में बैठे हुए लोग थे
उन्होंने दबाव बनाया कि हमारे लोग जीते, लेकिन पूरी जनता हम लोग पक्ष में खड़े हो गई, सारे किसान खड़े हो गए। यहाँ तक उसमें तो शाहजहानपुर जिले का हिस्सा आता है, फर्रुखाबाद जिले का हिस्सा आता, वहां के लोग ही हम लोगों की मदद में आ गए कि नहीं, आप लोग ही यहाँ से गुंडा राज खत्म कर पाओगे और किसानों को सही न्याय मिल पाएगा। सफाई अभियान की जिम्मेदारी आपको दे दी लोगों ने, भाई अब आप जो है मोर्चा संभालो। जी, उस समय तो भाई सरकार जो थी उसमें तो गोली बंदूक और राइफल बंदूक ये सब चलती। हाँ, पूरा वो तो दबंगई से उस समय का शासन होता था। आप समझिए कि और वो कहा जाता है छठे छाठे हम समाज रहे, तो उसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं कुछ तो दबंगई दिखानी पड़ी होगी। हाँ, मजबूरी थी, अपनी इच्छा से तो नहीं उन लोगों ने, विपक्षी थे। तो जनता का सहयोग था, उसका दबाव था, और सत्ता आप समझिए कि प्रशासन मूक रहता था, इतना डरा रहता था, उन लोगों के पीछे पीछे घूमता था, प्रशासन निर्णय नहीं कर पाता था, न्याय नहीं कर पाता था। तो मजबूरी में फिर हम लोगों को भी दबंगई से काम लेना पड़ा, और जो अन्याय हो रहा था वो सफाई अभियान की जिम्मेदारी आपको दी वहां पे लोगों ने, और आपने एकदम साफ सुथरा करने का जो कवायद थी वो शुरू कर दी। हाँ जी, उसी से शुरुआत। पूरे जिले में आपको लोग राजा साहब बोलते हैं, रजवाड़ों का अतीत रहा है आपका। बहुत से लोग नहीं जानते, सब लोग इतना जानते हैं कि हाँ भैया रानू भैया कुंवर साहब हैं, राजा साहब हैं, गढ़ी पे रहते हैं। रजवाड़ों के अतीत के बारे में लोगों की बड़ी जानने की इच्छा रहती है कि आपका मतलब राजा से राजनेता तक का जो सफर है ये कैसे हो गया, मतलब एक रजवाड़ जो आपका अतीत रहा रजवाड़ों का। देखिए, हम तो रजवाड़े से नहीं है, हमारे यहाँ राजा साहब हमारे ताऊजी थे। अरे उनके बेटे तो तब भी हो गए थे, अब उनके बेटे के बेटे राजा हैं। हम लोग तो सामान्य व्यक्ति, साधारण किसान परिवार से आते। हमारे पिताजी तो किसान ही थे, लेकिन चूंकि परिवार में ताऊजी थे और उस समय राजनीति में थे, तो राजनीति में था, कांग्रेस में थे शायद। कांग्रेस में ताऊजी थे, पूरा परिवार कांग्रेस में था। उस समय कांग्रेस तो थी ही जी, कांग्रेस ही थी, और उसके अलावा कोई वो भी नहीं होता था। तो जब पिताजी का हमारा देहांत हो गया, ताऊजी का देहांत हो गया, और हमारे और भी चाचा एक थे, 2 ताऊजी थे, सबका देहांत हुआ। तो उस समय हमारे पिताजी को ब्लैक प्रमुख चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो वो चुनाव हरवा दिया गया था उनको, सत्ता के कारण ही। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1983 की बात, 1982 की बात, 1982 का वो चुनाव लड़े थे। आप लोग जैसे लखनऊ वगैरह में पढ़ते? हाँ, हम नहीं, तब तो हम हरदोई में पढ़ते थे। अच्छा। आर कॉलेज पढ़ते थे हम उस समय। नहीं, हम उस समय जूनियर में थे, जूनियर में पढ़ते थे। हमारे पिताजी को उसी के बाद हार्ट अटैक हो गया था 1983 में। अच्छा जी। तो उस समय सत्ता का दबाव था, और उसमें दबाव में वो तो दबंगई जीता हुआ चुनाव हरा दिया गया। तो फिर बाद में वो लोग जिन्होंने चुनाव जीता था, श्यामाचरण मिश्रा जी थे, वो हमारे पिताजी के पास भी आए थे, कहा अब आप कोई पिटीशन वगैरह न करिए, हम ब्लैक प्रमुख बन गए, तो आप अपने कोई ब्लैक प्रमुख मानिए, और हम ये मानते हैं कि हम। उस समय थी भी ऐसी राजनीतिक सुचिता कि लोग एक दूसरे से। जी, वो ऐसा गंदा दौर नहीं था, शत्रुता नहीं थी इस तरीके की, और वो लोग बहुत ही मतलब अच्छे लोग थे। तो पिताजी का पिटीशन किया था, फिर वो पिटीशन वापस ले लिया। फिर उसके बाद वही 6 महीने बाद उनका देहांत हो गया था। फिर हम लोगों का एक था कि चलिए, पिताजी की इच्छा थी, तो एक था कि राजनीति में माँ या उनको वो करें, जो उनकी इच्छा रह गई तो दूरी माँ को बना के करें। लेकिन हम लोग राजनीतिक लायक अपने को समझते नहीं थे, और राजनीति का जो दौर था बहुत गंदा दौर था। मतलब राजनीति में क्राइम और ये सब चीजें, अपराध, उस समय आम चीजें, हाँ, गंदी राजनीति होती थी। तो इससे हम लोग बड़ा विचलन होता था, ये लगता था ये तो हम लोगों को लायक है नहीं इसका। लेकिन वो मजबूरी में 95 में फिर सब पूरे क्षेत्र ने दबाव बनाया, और माँ को ब्लैक प्रमुख के लिए तैयार कर दिया। तो कल ब्लैक प्रमुख का चुनाव जीता, तब से लगातार ब्लैक प्रमुख की हमारे परिवार में ही है, और समर्थन पूरे क्षेत्र का मिलता है। अच्छा, 2012 में आपने एक बहुत बड़े ब्राह्मण नेता को 4थे स्थान पे धकेल दिया, तब जब वो एक बहुत ही पावरफुल सत्ता की पार्टी से लड़े थे, और आप भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। उस समय बड़ा संघर्ष की स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उस समय भी आपने ब्राह्मण नेताओं को बहुत नीचे धकेल दिया था। बड़े नेता थे वो, अभी भी बड़े नेता हैं। जी, बड़े नेता हैं, सम्मानित हैं। उसके बाद चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, आपने, मुझे नहीं लगता कि आसपास की किसी भी विधानसभा में इतना वोट किसी ने कुल मिलाकर भी पाया होगा। सभी विधानसभाओं का वोट अगर मिला लिया जाए, जितना वोट आपको मिला। उसके बाद 12 से 17 तक, मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने वोट दिया होगा। जी, तभी तो इतना वोट पाया आप। जी। उसके बाद 2012 से 17 तक एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहा जाता रहा कि माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ब्राह्मणों के शत्रु हैं। जी। कुछ लोगों ने या कई लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट हुआ, क्या कैसे मतलब सेट हो गया? मतलब इतना वोट आपको मिला, ब्राह्मणों ने भी सपोर्ट किया, फिर ये लोगों ने नैरेटिव कैसे सेट कर दिया? हमारे माँ ने मुझे सिखाया था, चूंकि पिताजी का देहांत हुआ, उनको ज्यादा समझ मतलब हमारे ऊपर वो नहीं रहा,
समय जो हमें सिखा पाते, माँ ने शुरू से सिखाया था। और वो बड़ा धार्मिक महिला थी, पूजा पाठ करती थी, उनका बड़ा असर भी रहा। हाँ, ब्राह्मणों का अपमान न करना। और एक चौपाई हमारे हमको पढ़ाती थी कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। तो हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करना और उनका कभी अपमान करना। दूसरा उन्होंने सिखाया था, कहीं गरीबों के लिए संघर्ष आता हो तो आप खड़े होकर उसकी मदद करना, कभी पीठ दिखा के मत आना। समाज के लिए कोई बात आती हो तो आप ये मत करना कि हमारा नुकसान हो जाए, वहां पर आप समाज के लिए खड़े होना, गरीबों के लिए खड़े होना। तो ये मेरे स्वभाव बन गया था। मैं छोटे पर से ही सभी ब्राह्मणों के सम्मान करता था, उन्हें इज्जत भी देता था। हमारा गांव भी ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। लेकिन जब चुनाव लड़ा था तो स्वाभाविक था, दो प्रत्याशी थे। माननीय रजनी तिवारी जी उस समय चुनाव जीती थी और अशोक वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता थे प्रदेश के। तो वो हमारे कारण भी चौथे नंबर पे नहीं गए, क्योंकि उनकी पार्टी के ही प्रत्याशी खड़े हो गए थे। उसके गए तो आप ही के कारण वो चौथे नंबर, उनका वोट तो आप ही ले गए। नहीं, उनके कारण हम चुनाव हार गए। उन्होंने हमारा वोट बहुत काट किया। नहीं, उन्होंने क्षत्रिय समाज का वोट ज्यादा लिया, क्योंकि उनका ये था कि वो हारे या जीते मंत्री बनेंगे। स्वयं मुलायम, वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव ने चार सभाएं की थी हमारे यहाँ। सबने यही कहा था कि अशोक वाजपेयी जी को जिताइए, हम इनको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। तो ये मैसेज था और डर भी था लोगों को, अशोक वाजपेयी जीतेंगे, सपा की सरकार उसके लहर जैसी चल रही थी। तो बहुत सारे हमारे समर्थक भी उनके साथ चले गए, उनके कारण हम चुनाव हार गए। ब्राह्मणों से हमारा कभी कोई द्वेष नहीं रहा। और जो हमारे समाज में जातिवाद की राजनीति चलती थी, 36 वर्ष से ब्राह्मण बहुत चलता था, तो हमने हमेशा उस खाई को पाटने का काम किया। भाजपा में हमने राजनीति की तो शुरुआत में राजीव रंजन मिश्रा जी थे, हमने उन्हें जिलाध्यक्ष बनवाया, उनके साथ लगे रहे, उनकी मदद की। अखिलेश पाठक जी, हम लोग टीम बना करके काम करते थे और ब्राह्मण लीडरों को साथ लेकर के जी वो काम करते थे। और राजनीति में जैसे हम लोग जब क्षेत्र में चले तो ब्राह्मण लोगों को हमें ज्यादा संरक्षण रहा, ज्यादा हमें सहयोग जी 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 और उनकी मदद रही। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी मुझे ब्राह्मणों ने ज्यादा मदद की, ज्यादा बावजूद जैसे ना ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू जी जो है ब्राह्मणों के शत्रु हैं और क्षत्रियों का संरक्षण ज्यादा देते हैं। मतलब जातिवादी राजनीति आपकी विधानसभा में होती भी? हाँ, जातिवादी कुछ ज्यादा होती थी, लेकिन अब उसका पटाक्षेप हो गया, अब नहीं होती। अब जातिवाद खत्म हो गया हमारे क्षेत्र से। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और देश और समाज और क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। अब जातिवाद का कोई स्थान हमारे क्षेत्र में रह नहीं गया। अच्छा, 2017 में सपा की सरकार थी उस समय, और सरकार लगभग जानने को थी, भाजपा की एक लहर भी बन रही थी, मतलब, और थोड़ा बहुत मायावती जी का भी अच्छा खासा प्रभाव था। आपके क्षेत्र में भी मायावती जी का अच्छा वोट बैंक है। उस समय एक बाहुबली नेता आए आंधी की तरह 2017 के चुनाव में, सवाईपुर से चुनाव लड़ने। बड़ा उनका रकाब तकाब और गाड़ियां और असलहे, मतलब बड़े एक आंधी से आए बाहुबली नेता थे। दूसरे ब्राह्मण थे, तीसरे बसपा के टिकट से लड़ने आए। क्या चल रहा था दिमाग में? कठिन तो लग रहा होगा चुनाव। हाँ, उस समय थोड़ा सा ये तो था कि जिधर हम जाते थे और हमारे लोगों में बड़ा दबाव पड़ता था। एक तो हमारे लोग भी डर जाते थे, उनकी इतनी गाड़ियां, उतना भारी भरकम, दबंगई भी थी, ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा। तो जैसे जो ब्राह्मण हमारे साथ निकलते थे तो वो उनके घरों पे जाके बैठ जाते थे, उनके रिश्तेदारों को भेजते थे। लेकिन हमें था कि हमारे साथ जो ब्राह्मण थे वो हमसे कटे नहीं, दबाव में नहीं आए, और उन्होंने उल्टा ही जवाब दिया कि गलत आप चुनाव लड़ने आ गए, आपका ये स्थान नहीं था। रानू यहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम 12 में लड़े थे, उसके बाद लगातार क्षेत्र में और तो कोई गया नहीं। 5 साल हम लगातार काम करते रहे, क्षेत्र की सुख दुख में खड़े रहे। और सपा सरकार थी, बड़ा हमारे लोगों को परेशान भी किया गया, लेकिन फिर भी हम उनके साथ कर रहे। हमारे लोगों को बहुत ज्यादा जो प्रशासन हमसे परेशान करने की नीयत थी वो कर नहीं पाए लोग। तो कुल मिला के ये रहा कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहे और ब्राह्मणों का समर्थन भी हमें मिला। और उनकी जो बहुत दबंगई वाली छवि थी उससे भी हमारे क्षेत्र के ब्राह्मण थोड़ा डर गए। छवि वो तो थे ही, हाँ थे, दबंग थे। तो उनका ये अगर जीत जाएंगे तो कल को हमारे ऊपर ही नुकसान हमारा कर सकते। उसके कारण भी लोग उनके साथ नहीं गए और हम जीते चुनाव। अब तो फिट कर दिया आपकी सरकार ने उनको। देखिए, हमारी सरकार कोई एक व्यक्ति विशेष या उसके कारण उनको नहीं फिट किया गया। सरकार तो अपराधियों के खिलाफ काम कर ही रही है। और आज यही इकबाल सरकार का है, यही योगी मॉडल आज पूरी दुनिया पसंद कर रही है कि जो क्रिमिनल्स थे, जिनके कारण दुनिया थरथराती थी, आम गरीब आदमी परेशान रहता था,
वो आज मुख्यमंत्री जी ने उनको निपटा दिया है, उन पे मुकदमे हुए, उन पे कार्रवाई हुई, मिट्टी में मिला दिया। हाँ मिट्टी में उन्हें मिला दिया। क्योंकि आप देखें होता क्या है, आपराधिक व्यक्ति 1 ही 2% होते हैं, गांव में 2 3 4 होंगे, लेकिन गांव में 95% 96% अच्छे लोग होते हैं, बाकी लोग तरस लेकिन तरस अच्छे लोग दब जाते हैं, वो अपनी बात नहीं करते, वो निकलते नहीं, वो कहते छोड़ो हमें क्या होगा, और उसी का परिणाम होता है कि अपराधी हावी हो जाते हैं। और यही कारण था, सत्ता में अपराधी हावी हो गए थे। सत्ता जो अच्छे लोगों को होनी चाहिए, जो परोपकार जो काम होने चाहिए, वो छोड़ के बिजनेस लोगों ने बना लिया था। अपने निजी बिजनेस को संरक्षण देने के लिए लोग सत्ता में आते थे, और आज वो चीज खत्म हो गई, वो मिथक टूट गए। नेता शब्द गाली का शब्द मान लिया गया था और लोग बचते थे नेता नाम लेने से। आज नेता सम्मान का प्रतीक माना जाता है, और राजनीति भी शिष्टता की राजनीति हो गई। 17 में जब भारतीय जनता पार्टी लगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, तो ऐसी लहर टाइप की आई, क्योंकि 14 में मोदी जी का अच्छा खासा जादू था ही, और 17 में लोग थोड़ा सा परेशान भी थे पीछे वाली सरकार से। उस समय जब एकदम सब कुछ चरम पर था, और लगभग, भाई आप तो सवाईपुर विधानसभा में पहले भी अच्छा वोट पाए थे और लगातार मेहनत कर ही रहे थे, सब कुछ पीक पर था, और सब लगभग तय था कि हाँ भाई माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू सवाईपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। टिकट की लड़ाई मतलब ना के बराबर ही मानी। अचानक खबर आती है कि आपके क्षेत्र की सिटिंग एमएलए, जो बहुजन समाज पार्टी की एमएलए थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। ब्राह्मण भी है वो, आपकी विधानसभा भी ब्राह्मण है, सिटिंग एमएलए भी है। फिर चर्चाएं होने लगी कि रजनी तिवारी जी टिकट में कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल गई, टिकट की दौड़ में। तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी क्षेत्र में। आपके समर्थक भी परेशान होने लगे, उधर के समर्थक अपना वो तो थे ही उस फ्लो में कि भाई हमारी नेता तो सिटिंग एमएलए है, और अब तो पार्टी बदल के इसमें आ गई है, तो उनको तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा, भाई करंट की विधायक है। क्या चल रहा था दिमाग में, टेंशन हुई थी? हाँ, शुरुआत में तो थोड़ी टेंशन हुई थी। लेकिन जब हम जिला स्तर पे बात करते तो ये था कि टिकट वहां श्रीमती रजनी तिवारी की होगी, क्योंकि सिटिंग विधायक है। लेकिन मैंने प्रदेश के नेताओं से बात की, राष्ट्रीय नेताओं से बात की, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया था कि नहीं, उनको बाहर लड़ाया जाएगा, आप अपने क्षेत्र में काम करिए, और वो आपका क्षेत्र है और आपको वहां से हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये माना जा रहा था कि हमारे यहाँ जो दूसरा प्रत्याशी दूसरे दल का है वो भी बहुत मजबूत था, ब्राह्मण, और जो जमीनी नहीं समाजवादी पार्टी का अच्छा जो प्रत्याशी था, उसका भी सर्वे पार्टी ने कराया था। अच्छा। तो पार्टी जब सर्वे कराती है तो सभी चीजों का देखती है कि कौन भारी पड़ेगा। तो दूसरा प्रत्याशी जो क्षेत्रीय था उसका प्रभाव भी ज्यादा था, पिछड़े पर उसकी पकड़ भी ज्यादा थी। तो पार्टी ये मान रही थी कि केवल हम ही वहां से हरा सकते हैं अच्छा उसको। तो ये सर्वे भी ऊपर गया, और हमसे जो सर्वे के मुखिया थे राष्ट्रीय लेवल पर, वो हमारे बड़े करीबी थे, जो देख रहे थे उस समय। तो उन्होंने बात कही कि नहीं, तुम्हारा सर्वे के हिसाब से तुम्हारा ही होगा, तुम इंश्योर होके जाइए। और फिर हमने अन्य नेताओं से बात की। केवल जिला स्तर पर थोड़ा सा माहौल था, थोड़ा सा था कि भाई सेटिंग एमएलए है जी, और जिला वालों ने प्रयास भी किया कि उन्हें सवाईपुर से टिकट मिले। ग्लैमर तो था ही। जी 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 जी, पहले से जो विधायक हो तो उसका, हाँ, सिटिंग विधायक का एक प्रभाव होता है, और एक उसका बड़ा कद तो होता ही है उस नाते से। वो चौथी बार अगर किसी कंडीशन में टिकट उनको मिल जाता है सवाईपुर से, फिर आप मदद करते हैं उनकी? नहीं, मदद तो करते हैं, इसको हम पार्टी छोड़ के कहाँ जाते, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे। लेकिन मदद में हमारे समर्थक तैयार नहीं होते, हमारे मनाने पे भी लोग नहीं, बनाने पे नहीं होते। ऐसा एक कारण हो गया था, 2007 में हम टिकट मांग रहे थे, और उस समय बाबू गंगाधर सिंह अस्वस्थ हो गए थे। तो कोई हमको समय केसरीनाथ त्रिपाठी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप टिकट मांगिए, सवाईपुर से टिकट आपको मिलेगी, और कोई प्रत्याशी नहीं हमारे पास, हमने सर्वे कराया, तुम्हारा अच्छा वहां प्रभाव जीत सकते हो। लालजी टंडन जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, दोनों लोग बैठे थे एक ही कमरे में टंडन जी के आवास पर। तो हमको वेदवत वाजपेयी जी बुला के ले गए थे उनके पास, उनसे मिलवाया। संडीला वाले कभी? हाँ जी, कभी। वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले थे मूल रूप से। अच्छा। तो उनसे जब बात हुई तो हमने कहा, ऐसा हो बाबूजी के बाद में आप लोग उनके प्रेशर में आ जाओ और टिकट उनको दे दो। तो केसरीनाथ जी बोले कि मेरा बस चलेगा तो उनको हम टिकट पार्टी से भी निकाल देंगे, तुम तैयारी करो, जाकर टिकट आपको देंगे। अच्छा। लेकिन बाद में अटल जी ने हमारा यहाँ से नाम प्रदेश से भेजा गया था नंबर 1 पे। फिर जब राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई तो अटल जी ने टिकट उनको दिला दिया, उनके बेटे को।
तो हम लोगों ने मदद भी की, लेकिन हमारे समर्थक किसी कारण से हम माने नहीं। हम लोग बहुत प्रयास करते रहे, उन्हें कहा तुम्हें भाजपा में रहना हो तो रहो, लेकिन हम नहीं रहेंगे। हमें बाबूजी ने क्या दिया 5 साल में, जनभावनाएं जुड़ी रहती, हाँ जनभावना जुड़ी ने, अब वो सारे के सारे मिलकर बीएसपी के साथ चलेंगे। मनोस्थिति होती है, मनोस्थिति होती है, अपने नेता के साथ रहेंगे, अगर हमारा नेता नहीं तो जी। और वो हमारे लाख मनाए से नहीं माने, और परिणाम हुआ कि वो सीट हार गए। हालांकि उस समय हमें समाजवादी पार्टी भी टिकट दे रही, शाहबाद तब सीट थी, और बीएसपी भी दे रही थी। यहाँ तक उस समय श्री कृष्ण IAS हैं, एक हमारे अल्लाहगंज के रहने वाले, उन्होंने हमसे बहन जी से मिलवाने के लिए कहा चलो मिल लो, चल के हम तुम्हारी टिकट कराए। उनके भाई मेरे पास चल के आए थे, और वो भी उस समय सीनियर PCS थे। बात हुई, लेकिन हमने कहा हम भाजपा छोड़ेंगे नहीं। फिर समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता मुलायम सिंह साहब, तब वो अध्यापक थे और उनके साथ ही स्कूल में पढ़ाते थे, तो वो मेरे पास आए, हाकिम सिंह जी, और उन्होंने कहा आप समाजवादी से टिकट ले लो। और उन्होंने हमारी सीधे मुलायम सिंह यादव से फोन पर अपने फोन से मिला के बात करवाई। तो हम लोगों को, हमने उनसे तो उस समय तो हाँ कह दिया। फिर उन्होंने हमें लखनऊ बुलाया, लेकिन हम गए नहीं, मन नहीं माना। हाँ मन नहीं माना, हमारी भाजपा छोड़ने का मन नहीं माना। तो अगर हम तो सपा का एक बूस्ट था, हाँ सपा की बूस्ट थी, अगर हम लोग चाहते तो टिकट भी मिल सकती थी, बसपा से भी सपा से भी, लेकिन हम गए नहीं, मन नहीं माना जी। और टिकट भाजपा को जिस मिली नरेंद्र पाल सोनू को, तो हमने उनकी मदद की, लेकिन बाद में हम पे आरोप भी लगे कि रानू ने हरवा दिया, रानू के लोग मदद नहीं करे। लेकिन अब जब हम कार्यकर्ता किसी बस में थोड़ी होता है, जी जी, अब वो कार्यकर्ताओं का तो एक अपना मन होता है, नेता मन होता है, वो लोकल जिसके साथ जाना चाहते हैं तैयार कर लेता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, पार्टी में रहना है हमको। कार्यकर्ताओं को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, न वोट किसी पे जबरदस्ती थोपा जा सकता, उन्हें अपनी मन की लोग करते हैं। फिर हमने एक दौर ऐसा भी देखा कि आपकी आवाज घड़ी पर से ही नारे लगे, रानू सिंह रजनी तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, जी जी जी, एक साथ नारे लगे। आप सुभाषपुर से जीत गए और वो शाहबाद से जीत गए। नहीं, वो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता है, वरिष्ठ नेता है, हम लोग उनका सम्मान भी करते हैं। और मतलब एक वो बहुत 5 साल आप वो बसपा में थी, आप लोग भाजपा में थे, नीतिगत विरोध था, हाँ कभी उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया। बसपा में वो विधायक थी और कभी भी क्षेत्र में आती थी तो हमारे लोगों को कभी परेशान नहीं किया गया, कभी हमारे लोगों को विरोध नहीं किया। जैसे एक पार्टीगत तो एक शुचिता की राजनीति हमेशा उन्होंने की है, तो हम लोग भी उनका सम्मान करते थे। कहीं ऐसा हो एक टाइम था कि पार्टीगत विरोध था, फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब घड़ी पर से दोनों लोग एक साथ जिंदाबाद के नारे लगे। जी जी। अच्छा, एक चीज और बड़ी चर्चित है कि माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी को गुस्सा भी हो जाता है कभी। मेरी मदद करिए आप हमारे मुखिया, आप हमारे नेता, अगर आप नहीं हमारी मदद करेंगे तो किससे कहेंगे? तो हम फिर कैसे? हम लोग ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारी मदद करें, हमारा पक्ष रखें, सुने और हमें संरक्षण दें। ये हमारे साथी विधायक हमसे कहते हैं आप इस तरीके से वो कर देते, उसे हम लोगों का भी अपमान होने लगता है। BM साहब को जाना था वहाँ और हमको सूचना मिली, हम वहाँ 1.5-2 घंटे से बैठे इंतजार किया, केवल उनके इंतजार में बैठे थे। आप साहब आए, सीधे गए वहाँ बांटने लगे जाके। हम बर्दाश्त नहीं करते, बकाया नहीं रखते और उसमें 80% थाने की शिकायत आती। आज वो शिकायतें 10-20% हमारे पास आती, बाकी सीधे कप्तान साहब बात जाते। भाभी नहीं नाराज होती हैं कि दुनिया में नेतागिरी करते घूमते हो? प्रमुखी का पंचायत का जो चुनाव है वो डेलीगेट्स से ना होकर पब्लिक से कराएंगे, क्या आप सहमत हैं? तो कार्यकर्ता हैं, हमें कहीं एडजस्टमेंट करना है तो किसी को ब्लॉक रूम बनाना, सबकी माता पंचायत होती है, EVM कराएंगे तो कितनी EVM जोड़ेंगे? पूरा कमरा भर के तो ये EVM लगानी पड़ेगी।